I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the chapter 8th गति मोशन of class 9th. आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है। आज से हम फिजिक्स रिवाइज करेंगे। ओके तो आपके ये सिलेबस आई थिंक फिजिक्स का नहीं हो रखा, तो चलो ये रिवीजन तो नहीं आपकी, ये चैप्टर की डिस्कशन ही चलेगी, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ही चलेगी डिटेल के अंदर। ओके चलो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से इस चैप्टर को साथ साथ रिवाइज करते रहना। जितना करवाया जाएगा वो आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। ओके दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है। आपको पता है कि हमारे जो आसपास वस्तुएं दो तरीके से प्रेजेंट रह सकती हैं, जहाँ तो वो विरामावस्था में होंगी और जहाँ वो गतिमान अवस्था में होंगी। जहाँ तो वो एक जगह पे फिक्स पड़ी रहेंगी, टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगी, समय के साथ चेंज नहीं करेंगी, और जहाँ वो समय के साथ साथ चेंज कर रही होंगी। जैसे आप अब अपने रूम में बैठे हो तो रूम के अंदर आप देख सकते हो कि क्या चीज़ मोशन के अंदर, आपका जो फैन है वो मोशन के अंदर है, वो हिल रहा है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो स्थिर खड़ी हुई हैं। ओके और वो टाइम के साथ अपने आप को रोटेशन करवा रहा है। इसी तरीके से आपकी जो शिराएं और धमनियां होती हैं, आपकी बॉडीज के अंदर आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड को हार्ट तक लेके जाने और लेकर आने का काम करती हैं, उनके अंदर भी जो ब्लड है, जो रक्त है, वो लगातार गतिमान अवस्था में रहता है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान है। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं तथा पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। तो आपको पता है हवा वैसे तो आपको मोशन में नहीं दिखती, गति करती नहीं दिखती, फिर भी आप उसके द्वारा किए गए जो चेंज है उनको देखकर आप पता लगा लेते हो कि हवा भी चल रही है। सूर्योदय, सूर्यास्त, मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है, मौसम क्यों चेंज होता है, क्यों सूर्योदय सूर्यास्त होता है, ये भी तो अर्थ के मोशन के कारण ही है। सूर्य कभी मूव नहीं करता, ये आपको अच्छे से पता है। अर्थ मूव करती है तो सूर्योदय और सूर्यास्त अर्थ के मोशन के कारण है। मौसम परिवर्तन भी अर्थ के मोशन के कारण ही होते हैं, अर्थ की गति के कारण होते हैं। क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? किसी वस्तु के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आप बस के अंदर अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो। ओके तो आप अपने अगर फ्रेंड को देखते हो तो आप और आपका फ्रेंड वहीं पे सीट पर बैठा है, तो वो दोनों ही विरामावस्था में है। बट अगर आप किसी बस से बाहर कोई किसान खेत में काम कर रहा है उसको देखते हो तो उसकी अपेक्षा आप जो है वो गतिमान अवस्था में प्रतीत होंगे। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री आप अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता। अभी मैंने बोला कि आपको साथी को तो आप विरामावस्था में लगोगे, बट अगर बाहर देखोगे तो आप मोशन में होगे। देखो आप एक ही जगह पर प्रेजेंट रह के गतिमान भी हो सकते हो और विरामावस्था में हो सकते हो। यह डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के अवलोकन का उदाहरण दे रहे हो। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती हैं, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती है, कुछ घूर्णन कर सकती हैं, अब कुछ कंपन कर सकती हैं
ओके, तो अलग अलग ये मोशन है, कोई गोल गोल घूमती है, कोई अपनी जगह पर ही हिलती रहती है। ओके, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों तथा ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, कि कैसे कोई चीज़ है गति करती है, कैसे कोई चीज़ है स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो गति का वर्णन, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। मानना किसी गांव में एक स्कूल स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। अब देखो, जिस बिंदु से आप अपनी दूरी मापते हो, मान लो आप घर से, अब देखो आपने सिरसा जाना है, आप स्कूल भी जा रहे हैं, बाजार भी जा रहे हैं, तो आप आपके घर से बाजार की दूरी मान लो 2 किलोमीटर, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है, तो आपसे सिरसा की दूरी मान लो 50 किलोमीटर है। तो ये जो है एक जो बिंदु है जिससे हम अपनी दूरियां निर्धारित कर रहे हैं, दैट इज निर्देश बिंदु, उसको निर्देश बिंदु बोलते हैं। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझाया होगा जितना हमने डिस्कशन किया। आपने इसको इतना अच्छे से पढ़ना है। जो भी इसके अंदर डेफिनेशन आई है, कोई क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, तो वो क्वेश्चन भी आपने रफ नोटबुक पे साथ साथ फॉर्म करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।